हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज हम मनी एंड बैंकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। आप जानते होंगे पहले जब मुद्रा नहीं थी तो बार्टर सिस्टम चला करता था। इसकी कठिनाइयों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, या वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। मुद्रा ने इन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया है। बेसिक सा फंडा है। हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, खूब बड़े हो गए, उसके बाद वस्तुएं बनाने लगे। अब कुछ हमारे ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास रहती थी, कुछ नहीं रहती थी, तो पैसा तो था नहीं। हमारे पास जो ज़्यादा चीज़ें रहती थी और जिसकी ज़रूरत होती थी, जो ज़्यादा चीज़ें रहती थी उसका कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को दे देते थे जिसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ होती थी, और वो व्यक्ति हमारी वस्तु ले लेते था क्योंकि उसको हमें ज़रूरत होती थी, उस वस्तु की उसे ज़रूरत होती थी, और वो उस वस्तु को हमें दे देता था जिसकी हमें ज़रूरत होती थी और उसके पास ज़्यादा वो चीज़ होती थी। समझ में ये बात नहीं आई, हम आगे देख लेंगे। अगला है, मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से हुआ। इस कथन को समझाइए। मुद्रा का जन्म जो है वो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से हुआ, यानी कि बहुत ही जब कठिनाई आने लगी बार्टर सिस्टम में तो मुद्रा का जन्म होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम की मीनिंग क्या होती है, होता क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। एक साइड आप हैं और एक तरफ है मिस्टर पोनी, एक तरफ है मिस्टर टोनी। ये आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं। कब क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। इसमें कोई मध्यवर्ती माध्यम यानी मीडियम नहीं होता है। लोग अपनी कम उपयोगी, इस शब्द को ध्यान रखना, कम उपयोगी वस्तुएं बाजार में ले जाकर उनके बदले में अधिक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते थे। सभी वस्तुएं बाजार में विनिमय के लिए लाई जाती थीं और मोल भाव के बाद अदल बदल होती थी। उदाहरण के लिए, अनाज के बदले दूध, दूध के बदले वस्त्र, वस्त्र के बदले गाय, गाय के बदले कंबल जैसी व्यवस्था प्रचलित थी। सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा चावल है, च से चावल, और दूसरे वाले के पास 5 कंबल है। मतलब एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं 5 कंबल हैं, क से कंबल। आपके पास चावल ज़्यादा है, उसके पास चावल नहीं है, तो आपने क्या किया, आप सोच रहे कि अगर इतना हिस्सा हम दे भी दें, ठीक है, और जाड़ा भी आ गया है, तो हम इतना हिस्सा अगर इस व्यक्ति को दे भी दें तो इससे हमें 2 कंबल मिल जाएंगे और हम लोग पूरा परिवार ओढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। और इसको लग रहा है कि मेरे पास 5 कंबल है, हमें 3 की जरूरत है, तो 2 कंबल दे देगा उसे, ठीक है। तो इसने उसे दे दिया, जरूरत की चीज़ उसके पास आ गई और इसने उसको जरूरत की चीज़ दे दिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। दैट इज द एंड। ओके। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषाएं। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। कुछ हैं, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हो सके तो एक याद कर लेना, कोई भी सबसे छोटी हो, क्योंकि परिभाषा लिखने का अपना अलग ही रुतबा होता है कि वाह लड़का परिभाषा याद करके आया है। जेवेंस के अनुसार, हालांकि ऐसा होता नहीं लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि हाँ अच्छी बात होती है, ठीक, प्लस पॉइंट ही होगा, माइनस नहीं। जेवेंस के अनुसार अपेक्षाकृत कम उपयोगी वस्तु का अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी वस्तु के साथ आदल बदल करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वहीं ऊपर जैसा मैंने आपको अभी समझाया था, मिस्टर टोनी मिस्टर पोनी वाला। अगला है, प्रोफेसर कीन्स के अनुसार किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय होता है। डायरेक्ट खड़े होकर हम कम उपयोगी वस्तु को, जो हमारे पास ज्यादा है, उसको दे देते हैं, और ज्यादा उपयोगी वस्तु को, जो दूसरे व्यक्ति के पास है, जिसके लिए कम उपयोगी है वो हमारे लिए उपयोगी है, हम उससे ले लेते हैं, अपनी वस्तु दे सकते हैं, और वाइस वर्सा, ऐसा चलता है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। नाइस। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहली जो डिफिकल्टी वो है दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कंबल आपको लेना है, जड़ा आ गया है, आप सोचते हैं बाजार में बढ़िया चावल लेके जाऊंगा और मुझे कंबल तो मिल जाएगा, क्या पता कोई कंबल वाला आए ही ना, उस केस में क्या करेंगे आप समझ रहे हैं, भाव ताव ठीक से हो ही ना, मतलब कोइंसिडेंस ही ना हो पाए, तब क्या करेंगे, वही बात यहाँ करें यार, ये इसकी प्रॉब्लम है। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव होता है जब दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनके पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं और वे उन्हें विनिमय के लिए तैयार होते हैं। जब तक ऐसा संयोग नहीं होता तब तक विनिमय संभव नहीं हो पाता। तो भैया उस दिन उसको ऐसे लौटना पड़ेगा, और उसके बाद रात में जो हालत होगी जाड़ों में आप जानते ही है ना, क्योंकि कंबल ही नहीं मिलेगा, क्या पता कंबल वाला कोई आए ना, उसको नीड नहीं ना हो, है ना। अगली चीज है वस्तु विभाजन की कठिनाई। ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्या प्रॉब्लमेटिक है, समझिए। आपके पास कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए चावल है, आपके पास चावल या धान है या गेहूं है, व्हाटएवर, तो उसको तो पार्ट करके आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास बकरी है, भैंस है,
गाय है, तो ऐसी चीजों का आप कैसे पार्ट करके देंगे ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कई वस्तुएं ऐसी थी जिन्हें विभाजित या अभी भी हैं जिन्हें विभाजित करना संभव नहीं था या है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास बकरी है और वह उसके बदले गेहूं चाहता है, चावल चाहता है, वस्त्र चाहता है, जूते लेना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जिसके पास ये सभी वस्तुएं हो और जिसे बकरी की आवश्यकता हो। समझे कितना ज्यादा क्या क्या करेंगे आप, है ना, तब आपको मिलेगा। बकरी भी ले और इतनी सारी वस्तुएं भी हों, उसको बकरी जरूरत भी हो, वही व्यक्ति आए पास में, नहीं तो सब काम तमाम हो जाएगा ना। यही चीज है, क्या करेंगे। लेकिन बकरी का विभाजन करना संभव नहीं है क्योंकि इससे उसका मूल्य ही घट जाएगा, घट ही मतलब चला ही जाएगा। आप समझिए, बकरी को आपको मान लीजिए एक व्यक्ति मिल गया, आपको चावल लेना था, गेहूं लेना था और जूते लेना था। मान लीजिए जूते लेने वाला मिल गया और उसको बकरी भी चाहिए, तो जूते तो आप मान लीजिए ले लेंगे, लेकिन जूते भर का जो वैल्यू है वो क्या बकरी को, है ना, कैसे करके देंगे भाई बताइए, यही प्रॉब्लम आ जाती थी। ठीक है, अगला है सर्वमान्य मूल्य मापन का अभाव, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। विनिमय के समय वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्य मापने के लिए कोई सर्वमान्य मापक स्टैंडर्ड मेजर नहीं था। उदाहरण के लिए यह तय करना कठिन था कि एक गाय कितनी बकरियों के बराबर होगी। ये भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि एक बकरी या एक गाय कितनी बकरियों के बराबर होगी या एक गाय कितने किलो चावल के बराबर होगी, प्रॉब्लम तो थी, है ना। अगला है धन संचय की कठिनाई, डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन का संचय वस्तुओं के रूप में ही होता था। उस समय मनी था नहीं, तो उनके पास जो वस्तुएं होती थी वही उनकी धन, मुद्रा, सब कुछ होता था। ठीक है, लेकिन वस्तुएं जल्दी खराब यानी पेरिशेबल हो जाती थी। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जैसे गाजर या सब्जियां वगैरह, फल वगैरह ना, और उनके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती थी। इस कारण धन का संचय कठिन था। तो जाते जाते स्टोर भी नहीं कर सकते थे, चोर डकैत आते जाते थे। पहले के समय तो आप जानते ही हो, यही सब चलता ही था, राजा महाराजा जो किया करते थे, है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अगला है भविष्य के भुगतान में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स, यानी आज आपने जो किया है, आपने जो दिया है, अगले आने वाले समय में उसकी क्या वैल्यू होगी ये भी समझ में नहीं आता था। भविष्य में वस्तुओं का मूल्य क्या होगा इसे तय करना कठिन था। इस कारण उधार यानी क्रेडिट लेना और देना असंभव था। अगला है मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था तो उसे अपनी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को स्थानांतरित करना कठिन था। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं के अभाव में अपनी संपत्ति का विनिमय करना या साथ ले जाना संभव नहीं था। तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन वगैरह था नहीं। मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं शिफ्ट होना, तो आप क्या करोगे? क्या मेज और बकरी और भैंस, गाय, ये सब साथ में लेकर जाओगे? मान लो यहाँ से जाना है आपको ऑस्ट्रेलिया, कैसे लेकर जाओगे? ये जो काम आसान कर दिया वो मुद्रा ने कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको 5 दिन के बाद जाना है, तो 2-3 दिन में आप क्या करेंगे? घर बार बकरी सब कुछ बेच देंगे, उससे पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे कितना स्थान घेरता है? बहुत कम। अपनी जेब में भी रख लेंगे, एक बैग में भी रख लेंगे, और वो रखने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर मकान खरीदेंगे, उसी पैसों से मकान खरीद लेंगे। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ होती थी। तो इसने कठिनाई को दूर कर दिया और ये प्रॉब्लम थी। मुद्रा का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मनी। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से मनुष्यों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था तथा विनिमय का क्षेत्र भी बहुत संकुचित हो गया था। आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण अनेक आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव न थी और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों को एक ऐसा माध्यम की खोज करनी पड़ी जिसमें सर्वमान्यता हो और जिसमें वस्तु विनिमय सभी कठिनाइयों को दूर कर सके। वस्तु विनिमय की, है ना, ऐसा माध्यम उन्हें किसमें दिखा? मुद्रा में मिला, जिसके प्रयोग से विनिमय का रूप ही बदल गया। मतलब आप कह सकते एक क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इतना बड़ा मुद्रा की खोज बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है, धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने ले लिया। उसके बाद ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी बार्टर सिस्टम, इसकी जगह मौद्रिक विनिमय प्रणाली आ गई। मुद्रा का आविष्कार मानव की उपलब्धियों में महानतम है। ये देखो महानतम कह रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्राउथर ने क्या कहा है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक प्रमुख स्थान रखता है, या मुद्रा पर कर लेना, मुद्रा का स्थान एक प्रमुख स्थान रखता है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक मौलिक आविष्कार होता है। जैसे अगर आप मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें पहिए का जो आविष्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचिए पहिया ही ना रहे ना तो मैकेनिक्स क्या करेगा? बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये व्हीकल्स, मोटर गाड़ी देख रहे हैं, कैसे चलाएंगे, है ना। आपके घर कूलर रखा उसमें पहिया रखे तो ऐसे कैसे चलाएंगे, है ना। आप समझ रहे हैं ना। बहुत सारी भौतिक विज्ञान में अग्नि यानी फायर का और राजनीतिक विज्ञान में मत जैसे वोट का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का स्थान है। ठीक है, मानव के साधारण जीवन का व्यावसायिक पक्ष पूर्णतः मुद्रा पर आधारित है। जो व्यावसायिक पक्ष है तो सब कुछ वो मुद्रा पर आधारित है, इसलिए आप पढ़ते हो साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना। मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का समाधान, सॉल्यूशन
टू डिफिकल्टीज थ्रू मनी। अब देखते हैं क्या क्या हम समाधान से कर सकते हैं। पहला, दोहरे संयोग की कठिनाइयों का समाधान, सोल्यूशन टू डबल कोइंसिडेंस। मुद्रा के आविष्कार के बाद किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति की खोज नहीं करनी पड़ती। वह अपनी अतिरिक्त वस्तु को बेचकर उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करता है और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है। आजकल क्या किसान को देखते हो जो टमाटर लेके आता है, वो मान लो उसको जरूरत होती है, आप लेट्स से उसको जरूरत है दूध की, तो क्या वो कहेगा टमाटर दूध वाला कौन है भाई, दूध वाला, ये थोड़ी कहेगा। वो सीधा जाएगा मार्केट में, टमाटर बेचेगा, उसको पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से दूध खरीद लेगा किसी और दुकान पे। यही चलता है चक्कर, ठीक है। तो दोहरे संयोग का जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अगला है वस्तु विभाजन की कठिनाइयों का समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मनी होती है उसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम 50 रुपए का देखते हैं, 50, आप इसको मान लीजिए 25 रुपए, जो 25 हैं उसमें एक एक के रुपए कर दो, एक एक के सिक्के कर दो और बाकी के 5-5 कर दो, तो क्या उन सब की वैल्यू घट जाएगी? नहीं, वैल्यू 50 ही रहेगी, बस उसको डिवाइड कर सकते हैं और जहां काम होगा हम उतना रुपए दे देंगे। यही जो प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर वाली, अभी आपने देखा था, ठीक है, उसको दूर कर देता है। मुद्रा के छोटे छोटे भागों यानी स्मॉल यूनिट्स में विभाजित किया जा सकता है। विभाजन के बावजूद भी मुद्रा का मूल्य और उपयोगिता नहीं घटती है, ठीक है। 1000 की अगर आप नोट ले जाते हो, लेट्स से, क्योंकि अभी इस समय तो नहीं चलती है, मान लीजिए 500 के ले जाते हो और आप 100 के 4 नोट ले लेते हो, तो पार्ट्स तो हो गए और साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी नहीं घटी। जबकि पहले कैसे था, बकरी को हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगला है सर्वमान्य मूल्य मापक का समाधान, सॉल्यूशन टू कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा ने सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापना संभव बना दिया। अब मूल्य मापने के लिए प्रत्येक वस्तु की तुलना अन्य वस्तुओं से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुद्रा में कर दो भैया ये 50 रुपए के आसपास है, ये 60 है ना, ऐसे करके धन संचय संभव हुआ। यानी पॉसिबिलिटी ऑफ वेल्थ स्टोरेज, वही बताई थी, आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहते हैं, बेचिए, पैसा इकट्ठा करिए, ऑस्ट्रेलिया जाइए और वहां पर पैसा खर्च करके मकान खरीद लीजिए, फिर गाय भैंस खरीद लीजिए वहां पर और मस्ती से रहिए। मुद्रा के टिकाऊ ड्यूरेबल होने के कारण धन का संचय ने वेल्थ स्टोरेज आसान हो गया। या कम स्थान लेती है, यह कम स्थान लेती है, काम नहीं, यह कम स्थान लेती है और नष्ट भी नहीं होती जल्दी, ठीक है। भविष्य में भुगतान की सुविधा, ईज इन फ्यूचर पेमेंट्स, और फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी हम आंक सकते हैं आराम से। मुद्रा के कारण उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन संभव हो सका। मुद्रा का मूल्य स्थिर रहने के कारण भविष्य में भुगतान करने पर कोई पक्ष हानि नहीं उठाता है। ध्यान रखना, यहां मूल्य स्थिर बोल रहा है, लेकिन नॉर्मली मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है, लेकिन इतनी जल्दी भी फ्लक्चुएट नहीं होता है कि आज 100 रुपए है तो एक साल के बाद 100 रुपए की वैल्यू 200 हो गई, है ना। एक साल के बाद हो सकता है 105 हो जाए, 103 हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अगला है मूल्य हस्तांतरण की सुविधा, ईज इन वैल्यू ट्रांसफर। अब व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेता है और दूसरे स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। मुद्रा का स्थानांतरित करना भी अब आसान हो गया है। निष्कर्ष में क्या करते हैं, कंक्लूजन में देखते हैं, मुद्रा का आविष्कार मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसने न केवल वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को समाप्त किया बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी गति दी। क्राउथर के अनुसार मुद्रा का आविष्कार मानव के आर्थिक जीवन में पहिए के आविष्कार के जैसा महत्व रखता है। बहुत बड़ी बात कह दिया क्राउथर ने। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।